आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेज़र। लेज़र का मतलब क्या होता है? लेज़र की डेफिनेशन या लेज़र का जो एब्रीविएशन है वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय साइमल्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ाना, लाइट को एम्प्लीफाई करना बाय साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ इकट्ठे तौर पर, या इसे स्टिमुलेटेड कहते हैं। स्टिमुलेटेड 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 एमिशन ऑफ रेडिएशन। एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके जी, मैं आपको इसको सारा एक्सप्लेन करता हूँ अभी आस्ता आस्ता कि हमारे पास ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमल्टेनियस एमिशन ऑफ रेज क्या है, चीज़ है, या ये सब जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या है। हमारे पास इससे लेज़र को समझने से पहले दो चीज़ों का समझना ज़रूरी है, और वो दो चीज़ें क्या हैं आपके पास। पहली चीज़ तो ये है कि व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड वन इज़ स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है या स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है? आपके पास स्पॉन्टेनियस एमिशन या स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब ये है, इससे पहले हम एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब हमने बोहर मॉडल पढ़ा और बोहर मॉडल के अंदर हमने स्टडी किया कि जबकि ख़ास वेवलेंथ, ख़ास एनर्जी की वेवलेंथ एक इलेक्ट्रॉन को जाकर हिट करती है एक एटम के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाता है। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है अगर एक वेव जाकर उसको क्या करती है, स्ट्राइक करती है। अगर मेरे पास एक वेव जाकर उसको स्ट्राइक करती है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में चला जाता है। अगर वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है तो हम इसको कहते हैं आपके पास स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन के उसने लाइट वेव को या एनर्जी रेडिएशन को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जब हमारे पास एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है, आफ्टर वो एक एनर्जी, लाइट एनर्जी या रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। अब स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन के बाद अगर ये बगैर किसी और एनर्जी प्रोवाइड किए ये खुद ब खुद वापस नीचे आ जाए, ये खुद ब खुद क्या आ जाए, वापस नीचे आ जाए, और इसी के साथ ये एक फोटोन जो जितना इसने एब्जॉर्ब किया था उतना ही फोटोन की एनर्जी रिलीज़ कर दे, या उतनी ही एनर्जी का फोटोन रिलीज़ कर दे, तो ये आपके पास कहलाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन। अगर वो एब्जॉर्ब करे और लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाए ये कहलाता है स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन। खुद ब खुद वापस आ जाए तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसको कितना टाइम लगता है स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन से स्पॉन्टेनियस एमिशन करने के लिए? इसको टाइम लगता है जी आपके पास 10⁻⁻⁸ सेकेंड। 10⁻⁸ सेकेंड। ये जो ई मैं डालता हूँ इसका मतलब होता है पावर, 10 की पावर, तो ये 10⁻⁻⁸ सेकेंड के अंदर वापस आ जाता है। एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद 10⁻⁸ सेकेंड ऊपर गुजारेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो एनर्जी को क्या कर देगा, एमिट कर देगा, और ये कहलाएगी आपके पास स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्या कहलाएगी, स्पॉन्टेनियस एमिशन। अच्छा, इसके बाद अगर मेरे पास यही इलेक्ट्रॉन अभी ऊपर वाले प्रोसेस में मौजूद है, यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर मौजूद है, जिसकी डायग्रामेटिकली मैं आपको यूँ शो करता हूँ कि मेरे पास अगर
ये एक ऑर्बिट है, ये मेरे पास दूसरा ऑर्बिट है इसके अंदर, और इसके अंदर न्यूक्लियस कहीं पे नीचे मौजूद है। ये न्यूक्लियस आपको, और मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अभी लोअर ऑर्बिट की बजाय अपर ऑर्बिट में मौजूद है। अब जब ये हमारे पास एक और वेव आती है, और उस वेव के लिए ज़रूरी है कि वो वेव भी आपके पास कितनी एनर्जी की हो, डेल्टा ई ही एनर्जी की हो। डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई वो एनर्जी है जो इस फोटोन की है, जो एब्जॉर्ब करके आपका इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा चुका है। अगर उतनी ही एनर्जी का फोटोन आता है तो ये जंप करके अपर ऑर्बिट से कहाँ आ जाएगा? लोअर ऑर्बिट में। अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में। और हमारे पास एक फोटोन जो पहले से मौजूद था वो आ गया, इसे हम कहते हैं 1 नंबर। तो ये 1 नंबर, और एक फोटोन क्योंकि अब वो आपके पास नीचे की तरफ मूव कर आया है, तो वहाँ पे हमारे पास एक और फोटोन एमिट करेगा, जिसको हम नाम दे रहे हैं सेकंड नंबर। अब आपके पास एक की बजाय 2 फोटोन आउटपुट पे आ रहे हैं, और ये आपके पास कहलाती है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन क्या है कि एक आपके पास फोटोन इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला गया, वहाँ पर वो 10⁻⁻⁸ सेकेंड के करीब वहीं रहा, उसके बाद खुद ब खुद नीचे आ गया, तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। और उसके साथ वो एक फोटोन ऑफ डेल्टा ई एनर्जी ही क्या करेगा? रिलीज करेगा। लेकिन अगर हमारे पास वो ऊपर मौजूद है और इससे पहले कि वो खुद नीचे आए एक और फोटोन जो सेम डेल्टा ई एनर्जी का उसके पास से गुजरता है, तो वो उसको स्टिमुलेट करता है या उसको एनर्जी देता है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करे। और वो जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है और नीचे आ जाता है, तो आपके पास एक फोटोन तो वही जो पीछे से आ रहा है वो आगे मूव करता रहेगा, उसके साथ साथ एक फोटोन जो उसने पहले एब्जॉर्ब किया था वो भी वो क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। तो हमारे पास एक की जगह कितने हो जाएंगे? 2 फोटोन। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ जो हमारे पास लेज़र के अंदर ज़रूरी होती है वो होती है व्हाट इज़ पॉपुलेशन इन्वर्जन। व्हाट इज़ पॉपुलेशन इन्वर्जन? पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है? पॉपुलेशन इन्वर्जन ये होती है कि आपके ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में मौजूद हों, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और पॉपुलेशन इन्वर्जन करने के लिए हम एक और स्टेट लेते हैं जिसे हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट। हमारे पास ये हम कंसिडर करते हैं ग्राउंड स्टेट, ये हम कंसिडर करते हैं अपर स्टेट, और यहाँ पर हम एक और स्टेट कंसिडर करेंगे जिसको हम नाम देते हैं मेटास्टेबल स्टेट। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं वो वापस आते हैं कितनी देर के अंदर? 10⁻⁻⁸ सेकेंड के अंदर। एब्जॉर्प्शन के बाद इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी वापस आते हैं? 10⁻⁸ सेकेंड के बाद। यहाँ पे जो हम इसको इनपुट देते हैं ताकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऊपर चले जाएं, यानी ये नंबर ऑफ फोटोन जो हम इसको देते हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग के ज़रिए हम क्या करते हैं? इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट E1 नाम दे देते हैं, या E0 नाम दे रहा हूँ मैं, E0। E0 से कहाँ चले जाएं? E1 स्टेट में। अब E1 स्टेट की और E0 के दरमियान जो आपके पास टाइम है वो है 10⁻⁻8 सेकेंड। 10⁻⁻8 सेकेंड। ये इतना टाइम लेंगे इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आने के लिए। कहाँ से? E1 से E0 तक। E1 से E0 तक।
लेकिन इसके अलावा एक स्टेट हमारे पास ये भी है E2। E2 अब ये स्टेट क्या है, इससे जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव करके आएंगे उनको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 10⁻³ सेकेंड्स। मेटास्टेबल स्टेट सेकंड स्टेट कहलाती है जो आपके पास E1 और E0 के दरमियान है, और उसके लिए जो टाइम है वो कितना है 10⁻³ सेकेंड, और ये बहुत ज़्यादा टाइम है 10⁻⁻8 की निस्बत। 10⁻⁻8 की निस्बत 10⁻³ बहुत ज़्यादा टाइम है। तो हमारे पास हम इलेक्ट्रॉन्स को जब ऑप्टिकल पंपिंग के जरिए ऊपर लेकर जाते हैं तो वो E1 स्टेट से कहाँ पे आ जाते हैं, E2 स्टेट के अंदर। E1 से कहाँ आ जाते हैं, E2 स्टेट के अंदर। और E2 क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट है तो वो वहाँ पे ज़्यादा देर रुकते हैं बनिस्बत E1 के ज़रिए। E1 के निस्बत वो E2 में ज़्यादा देर रुकते हैं, और इसको हम कहते हैं आपके पास मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल ये एक सिंगल वर्ड में लिखना है आपने, मेटास्टेबल और स्टेट। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से अपर लेकर जाएंगे उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन। ओके जी, हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में क्योंकि ज़्यादा टाइम इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो फिर जब वो वापस आते हैं तो वहाँ पे हम पॉपुलेशन इन्वर्जन ज़्यादा इजीली कर सकते हैं, तो इसलिए हम मेटास्टेबल स्टेट को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास होता क्या है कि जो लेज़र का फुल एक्शन होता है उसमें हम यहाँ पर एक साइड पर लगाते हैं मिरर और दूसरी साइड पर लगाते हैं मिरर। इस साइड का जो मिरर होता है जहाँ से आउटपुट लेनी होती है वहाँ पे दरमियान में एक थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई होती है। इसके अंदर आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं। क्या हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिफरेंट पॉइंट पर गैस मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद हैं। ये कुछ बड़े बन गए, कुछ छोटे बन गए, वैसे छोटे छोटे सी गैस मॉलिक्यूल शो कर दिए। अब इन हमारे पास क्या होता है, हम ऑप्टिकल पंपिंग के ज़रिए इसको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं। और जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, फिर ये जाकर दोबारा जब रिफ्लेक्ट बैक होकर आते हैं तो फिर नंबर दोबारा इंक्रीज होने लग जाता है। और इस तरह करते करते करोड़ों की तादाद में विद इन फ्यू सेकेंड्स, एक सेकंड के अंदर अंदर यही जो आपके पास जो हमारे पास फोटॉन्स हैं ये लाखों करोड़ों की तादाद में पहुंच जाते हैं, और इसमें से बहुत थोड़े से बाहर निकलते हैं और बकाया सारे अंदर ही रिवॉल्व करते रहते हैं। इससे होता क्या है, इससे जितने भी फोटोन जनरेट होते हैं उन सब की वेवलेंथ सेम होती है। वह सब की वेवलेंथ क्या होती है, सेम होती है। सब की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। इसलिए जो हमारे पास फोटोन मिलते हैं यानी जो एनर्जी है वो सबकी क्या होती है, सेम होती है। इसलिए जो हमें जो लेज़र लाइट है उसे कहा जाता है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल, सिंगल फेज पे आउटपुट मिलती है हमें। और यहाँ अंदर आपके पास ऑप्टिकल पंपिंग के जरिए पहले 1, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और ये मल्टीप्लाई होता जाता है। और इस तरह आपके पास नंबर ऑफ फोटोन क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और बहुत कम फोटोन होते हैं जो यहाँ हमें आउटलेट पे मिलते हैं, बकाया सारे इसी तरह अंदर ही दोबारा मूव करते रहते हैं और फोटोन की तादाद बढ़ती चली जाती है। ये हमारे पास है लेज़र। लेज़र के अंदर होता क्या है, हम आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को अपर साइड पे लेके जाते हैं। जब वो यानी एटम्स को एक्साइट करते हैं वो डी एक्साइट होते हैं, वो फोटॉन्स एमिट करते हैं। वो फोटॉन दूसरे एटम्स को एक्साइट करते हैं, वो डी एक्साइट होते हैं और फोटॉन मिलते हैं और फोटॉन्स एमिट होते हैं। इस तरह फोटॉन मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, और फोटॉन के मल्टीप्लाई होते जाने के साथ साथ ये दो जो आपके पास मिरर होते हैं, मिरर की मदद से ये फोटॉन्स अंदर मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फोटॉन की तादाद बढ़ती चली जाती है। और इसमें से बहुत कम फोटॉन हम आउटलेट पर हासिल करते हैं, और ये जितने भी फोटॉन हमें अब आउटलेट पर मिलेंगे इन सब की वेवलेंथ क्या होगी, सेम होगी, और सबकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी। ओके जी, हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर बेटा ये सबसे ज़्यादा लेबॉर्ट्री में यूज़ होने वाली लेज़र लाइट है।
लेबॉर्ट्री में यूज़ होने वाली लेज़र लाइट है, इसे हम कहते हैं हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र के अंदर आपके पास हीलियम और नियॉन दो आपके पास यूज़ होती हैं। ओके, एक होता है हीलियम, एक होता है नियॉन। हीलियम He और नियॉन Ne। हीलियम नियॉन में आपके पास जो हीलियम होता है वो होता है 85%, 85%, और जो नियॉन होता है वो होता है 15%, 15%। हीलियम नियॉन के अंदर 85% और 15% होता है। हीलियम नियॉन के जो आपके पास वो जो हम इन्हें कहते हैं ना मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं वो आइडेंटिकल है। हीलियम की है 20.16 नहीं बल्कि 61 है, 61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि दूसरी जो होती है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एक की मेटास्टेबल स्टेट है 20.61, दूसरी की है 20.66। नियॉन इसमें हमारे पास एक्टिव कहलाता है। एक्टिव का मतलब ये होता है कि जिससे हमें आउटपुट मिलती है। नियॉन गेव अस आउटपुट। और हीलियम यूज होती है फॉर पंपिंग पर्पस। हीलियम इज यूज फॉर पंपिंग या इनिशियलाइजिंग, पंपिंग या इनिशियलाइजिंग, जो भी आप नाम जो भी कहना चाहें। हीलियम आपके पास क्या करती है, हीलियम सबसे पहले 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गेन करता है, और हीलियम के जो एटम्स हैं, मैं यहाँ पर ग्राउंड स्टेट बना रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट दोनों की सेम है, और हीलियम के लिए जो मैं बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ पर्पल कलर से, और ये मेरे पास आ गया हीलियम का He। ये हीलियम की वो मेटास्टेबल स्टेट है। इसके बाद मैं यहाँ पर दूसरी बना रहा हूँ, और वो बना लेते हैं जी इस कलर से, पिंक कलर की, और ये हमारे पास किसकी है जी, नियॉन की। अब एक की एनर्जी कम चाहिए, दूसरे के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो हमारे पास जब एटम लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में मूव करके जाता है ऑप्टिकल पंपिंग के जरिए, तो ये जो हीलियम है ये जब जाकर हिट करता है नियॉन को, तो इसमें से 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो जो इसने गेन किया था, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी है जो ये कन्वर्ट करता है नियॉन को। तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के इलेक्ट्रॉन है, वो आपके पास वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, और जो नियॉन का एटम जो ग्राउंड स्टेट में मौजूद होता है वो आपके पास नियॉन के अपर लेवल पे चला जाता है। और नियॉन के अंदर क्योंकि इसकी जो मेटास्टेबल स्टेट है वो ज़्यादा देर के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने पास ऊपर रखती है, तो हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जमा करते हैं, और यहाँ पर जमा करने के लिए हमारे पास जो इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी है इसकी, वो है आपके पास 18.70। 18.70 मैं यहाँ पे एनर्जी लिख रहा हूँ, इसकी जो एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की वो है 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नियॉन की जो एनर्जी है वो बराबर है आपके पास 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास नियॉन के मेटास्टेबल स्टेट या मेटास्टेबल ऑर्बिट की एनर्जी है, और ये इसकी एनर्जी है। अब अगर हम इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस निकालें, इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस निकालें, तो वो आपके पास बनता है 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा ई इक्वल 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बनता है इन दोनों एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस। 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो डिफरेंस आता है वो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक हो गया। अब ये 1.96 जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या निकली है, ई निकली है, और ई का फार्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू एच एफ, ई इक्वल एच एफ, और एफ को हम लिख सकते हैं सी बाय लेमडा, एच को लिख सकते हैं सी बाय लेमडा, और अगर हम इसको सी बाय लेमडा लिख सकते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल सी एच
सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू जो अगर हम यही एनर्जी पुट करें और हमारे पास एच कांस्टेंट है विच इज़ प्लैंक कांस्टेंट एंड सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, तो जो लैम्डा की वैल्यू निकलती है LEMDA वो हमारे पास बराबर आती है 632.8 नैनोमीटर, 0.8 नैनोमीटर। और ये किसकी एनर्जी है जी? ये एनर्जी है जी, ये एनर्जी है हमारे पास रेड लाइट की। तो इस तरह हीलियम नियॉन हमें रेड लाइट आउटपुट देती है, यानी रेड लेज़र लाइट मिलती है हमें बाय यूजिंग हीलियम नियॉन। हीलियम नियॉन की ग्रीन लेज़र लाइट भी है बेटा, ये भी मैं आपको बता दूं। कई दफ़ा जो हमारे पास लेबॉर्ट्री में यूज़ होती है वो हीलियम नियॉन की रेड यूज़ होती है और कई जगह नियॉन हीलियम की दूसरी वाली यानी ग्रीन लाइट यूज़ होती है। ठीक है, तो वो कई दफ़ा वो भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि वो ना आए, ये भी आ जाता है। मैंने आपको बताया कि हीलियम नियॉन आपके पास, हीलियम आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है। ओके जी, हीलियम नियॉन में से हीलियम 85% होता है, नियॉन 15% होता है। हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट होती है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नियॉन की 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं। हीलियम को हम पंप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसके अपर शेल में चले जाते हैं, और जब वो हीलियम जिसके इलेक्ट्रॉन अपर शेल में है वो जाके स्ट्राइक करते हैं नियॉन को, तो वो अपनी 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो उन्होंने गेन की होती है वो एनर्जी, या जितनी एनर्जी गेन की होती है 20.66 नहीं की होती बेटा, उन्होंने एनर्जी 1.9 समथिंग की होगी, 91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो डेल्टा ई है वो हमें इतना होता है क्योंकि 18.70 से वो अप बढ़ गए होते। अब हमारे पास उतनी एनर्जी वो देते हैं नियॉन को, उसके अलावा 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी है जो कन्वर्ट हो जाती है नियॉन की एनर्जी के अंदर, और नियॉन का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके पास चला जाता है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के अंदर। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिर हम मेटास्टेबल स्टेट, क्योंकि नियॉन की ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रखती है, तो नियॉन को हम यूज़ करते हैं एज आ आउटपुट। और नियॉन के एटम जब ज़्यादा देर वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो जब एकदम नीचे आते हैं, फिर इंक्रीज़ होती है, फिर डिक्रीज़ होती है, तो जो एनर्जी गैप मिलता है वो हमें मिलता है 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और इस 1.96 को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें आउटपुट पे जो लैम्डा मिल रहा होता है, वेवलेंथ मिल रही होती है आउटपुट एनर्जी की, वो मिल रही होती है 632.8 नैनोमीटर, जो कि वेवलेंथ है रेड लाइट की, जो कि वेवलेंथ है रेड लाइट की। तो हमें आउटपुट पे रेड लेज़र लाइट मिलती है।